मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद होती है और यही दुआ भी मैं करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों और आपका जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा हो। और आज आपको पता है हफ्ते का पहला दिन है और कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपनी वीक का जो आगाज़ है वही अच्छी सोच के साथ करें और एनर्जी के साथ किया जाए। और यही कामयाबी का राज भी कहलाता है, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दो चीज़ों से मोहब्बत करना लाजमी करार है, एक मंजिल से और दूसरा मंजिल पर ले जाने वाले रहबर या फिर रहनुमा, जिसे हम उस्ताद कहते हैं। क्योंकि दुनिया के तमाम कारीगरों के हुनर को सलाम पेश करते हैं, मगर वो कारीगर उस्ताद है जो मज़ीद ऐसे कारीगर पैदा करता है जो फन और हुनर को जिंदा भी रखते हैं रहती जिंदगी तक, और ऐसे कारीगर को उस्ताद कहा जाता है। तो उस्ताद बुनियाद में लगा वो पत्थर है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और हम गुंबद को देखकर मुतासिर होते रहते हैं मगर बुनियाद का पत्थर हमें कभी नजर नहीं आता है। तो मंजिल और मंजिल पर ले जाने वाले से मोहब्बत जितनी खालिस होगी, कामयाबी उतनी ही कामिल होगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि जिसने मुझे एक हर्फ भी बताया ना, मैं उसे अपना उस्ताद का दर्जा देता हूँ। तो उस्ताद एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए, जिनके बगैर इंसान की जो शख्सियत है ना वो पूरी ही नहीं हो पाती, हमेशा अधूरी ही रहती है। इसलिए हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि रहबर और असातिज़ा की जितनी कदर हम लोग कर सकें हमें करनी चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो असातिज़ा हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज के ही हों, कुछ भी हमें कोई सिखा रहा है ना तो समझे कि वो हमारा उस्ताद ही है। तो इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हैं सेहत फिटनेस के हवाले से। तो फिटनेस के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो एसाबी तनाव, मसल्स की कमज़ोरी या फिर पट्ठों का दर्द अब हर घर का मसला बन चुका है। पट्ठों की खिंचाव का मसला हर उस शख्स को दरपेश होगा जो घंटों देर तक कोई ना कोई काम करेगा। वो काम चाहे हम लैपटॉप पर बैठ के कर रहे हो या किसी और मशीनरी पर कर रहे हो। जब हम किसी भी चीज़ पर फोकस करते हुए या अपनी नज़र का इस्तेमाल करते हैं या दिमाग लगाकर काम करते हैं ना, तो हम इस तकलीफ़ में मुब्तला होते ही होते हैं। तो पट्ठों की कमज़ोरी मुख्तलिफ अवामिल की वजह भी हो सकती है, जैसे कि ख़राब जिस्मानी कंडीशन हमारी होती है, शदीद वर्जिश करना भी और ग़िज़ाइयत में भी कमी एक वजह साबित हो सकती है। और अक्सर पट्ठों की जो कमज़ोरी है ऐसी हालत की अलामत होती है जिसके लिए फ़ौरी तिब्बी इमदाद की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी की फराहमी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पानी की कमी बराह रास्त हमारे पट्ठों की कमज़ोरी का सबब भी बनती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम वो तरीक़ाकार अपनाएं जिनकी मदद से पट्ठों की सोजिश दूर हो, और उसमें सबसे अहम किरदार हमारी खुराक का ही आता है। तो किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारे मसल्स की जो कमज़ोरी है उसकी वजह बनती है और किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हम अपने मसल्स को मजबूत बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब निदा हम्माद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निदा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। निदा, ये तो हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं या फोकस्ड होकर काम करते हैं या थक जाते हैं तो हमारी पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन पानी की कमी हो जाना इसकी वजह से भी हमारे पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं क्या? बेशक ऐसा ही है, क्योंकि ये है कि जो चीज़ हम खा रहे होते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है, यानी ग़िज़ाइयत मिलती है। तो जब हम वो खाएंगे और साथ पानी नहीं पिएंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो पानी जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम खाते हैं उसकी हमारे खून में उसको दाखिल होने के लिए पानी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। तो पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको हम डाइट में नहीं शामिल करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है मसला कर देगा। आजकल चूँकि बहुत गर्मी है तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो पानी जो है जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अब तो बहुत गर्मी आगे भर जानी है, तो पानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो अच्छा है। जूसेस की फॉर्म में लें, आप स्मूदीज़ की फॉर्म में लें, जिस तरह भी आप लें, लेकिन वाटर इनटेक जो है ना वो अपना अच्छा रखें। लेकिन आजकल का मौसम, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हब्स होने वाली है और आगे मानसून का सीजन भी आ जाएगा और इसी तरह ये गर्मी बढ़ती जाएगी और हब्स भी रहेगी, तो इस मौसम में फिर डिहाइड्रेशन और भी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर इसका मतलब है हमारे पट्टे और कमज़ोर हो जाएंगे और दर्दें निकलना शुरू हो जाएंगी। पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन डाइट का जो है जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ठोस चीज़ें हैं, वो भी इस्तेमाल जो है वो हमने करनी है, जो कि बहुत अहम किरदार जो है अदा करेंगे। जिस तरह से आपने पहले बताया कि मस्कुलर पेन की बहुत सारी जो है
वो Reasons हो वजूहात सकती हैं, है। हाँ। हमने पहले उनको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हमें जो है वो पेन हो रही है। अब स्ट्रेस भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन फैक्टर है, अब हाँ। आप एक लैपटॉप के सामने बहुत देर तक बैठे हुए हैं, आपको एक जाहिर है काम का स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, स्ट्रेस की वजह से भी जो है मस्कुलर पेन हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आप कर रहे हो मसल्स का, यानी जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइजेज जो है वो लोग करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वजन कम करने के लिए जो है एक्सरसाइजेज करते हैं। Exactly. तो उसमें जो है क्या होता है कि वजन तो है वो कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मसल्स पे इफेक्ट होता है। अच्छा। उसके साथ साथ कोई इंजरी वगैरह हो गई या कोई चोट वगैरह लग गई तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है मसल्स जो है उसमें पेन होने की। अब जो सबसे अहम जो मसला है वो डेफिशिएंसी है, यानी किसी भी अहम न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए जिसमें हमारे पास पोटाशियम आ जाता है और विटामिन डी आ गया, उसके बाद कैल्शियम आ गई, आयरन आ गई। अब इनकी जो डेफिशिएंसीज की वजह से जो है मस्कुलर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमें बेसिकली पहले ये चीज़ चेक करनी है किस वजह से हो रही है। अगर स्ट्रेस की वजह से तो अपनी लाइफ की थोड़ी मॉडिफिकेशन करें, ताकि ये कि डाइट भी जो है, क्योंकि हम डाइट लेंगे लेकिन हम दूसरी चीज़ों को नहीं बदलेंगे तो उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो डाइट का भी जो है इस्तेमाल करना है, वो तो हमें आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जिससे बहुत बेहतरीन हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन निदा, जैसे हम बात करें बहुत से लोगों के ये शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाती है, कमर में भी बहुत दर्द होती है और फिर उनको देख के लोग कहते हैं कि शायद इन्हें विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, ऐसी भी होती है, इस वजह से ये चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जिस तरह से पहले बताया कि विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, पोटाशियम की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या है कि हम लोग दूध वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं और ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। बाकी चीज़ें हम फिर भी ले लेते हैं, लेकिन दूध जो है वो अक्सर ही जो है वो स्किप हो जाता है किसी भी वजह से, खास तौर पे बच्चों में। तो हम लोग कहते हैं कि जी बुढ़ापे में जो है वो मस्कुलर पेन और हड्डियों के मसाइल आएंगे, लेकिन अब बच्चों में भी आने लगे क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है, उस वजह से जो है वो स्किप हो जाता है उनका ब्रेकफास्ट और दूध तो बिल्कुल ही जो है वो निकल जाता है। तो ये बहुत सारी जो है वजूहात है जिनकी वजह से ये सारी जो है मसले मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो फिर किस तरह की, अगर बच्चों के हवाले से उनके स्टेज से शुरू करें तो बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो सबसे अच्छा सोर्स है पोटाशियम का वो केला है, बनानास का इस्तेमाल वो बहुत बेहतरीन है। उसको ये है कि हम लोग मॉर्निंग में भी बच्चों को मिल्क शेक की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको 2 केले जो हैं वो हमने उनको देने हैं, 1 नहीं 2 दे दें, ठीक है। कोशिश करें कि केला जो है उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करें, वो बहुत बेहतरीन रहता है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो बनानास का इस्तेमाल जो है वो एक तो डाइट में ऐड करें, उसके साथ साथ बच्चों को जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा। उनके जो पेन्स वगैरह हैं उनको कम करेगा, उनको रिलीफ देगा। अब बड़ों के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसके हम हवाले से जो है हम बात करेंगे अभी, जैसे कि गोंद कतीरा, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करें तो मस्कुलर पेन जो है वो बहुत जो है वो कम हो जाती है। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, वो ये है कि अगर आप 1 चम्मच पाउडर की फॉर्म में सुबह नाश्ते में से पहले अगर आप उसको लें, पानी के साथ ले लें तो वो बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि उसमें विटामिन डी है और वो जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रिकवर कर देगा। अब जिसके साथ है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का भी मसला है या फिर जिनको जॉइंट्स के बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं तो उनको भी ये जो है बहुत फ़ायदा देगा, यानी मल्टीपल जो इनके जो है वो फ़ायदे हैं इस एक चीज़ के। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको अगर इस्तेमाल करें ख़वातीन खास तौर पे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं तो वो ये ले सकते हैं। और ये सुबह ब्रेकफास्ट से पहले उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, ब्रेकफास्ट से पहले 1 चम्मच पाउडर की फॉर्म में पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम, हाँ जी बिल्कुल, आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं बल्कि आपको फ़ायदा ही देगा। हाँ जी, अब अगली किसी चीज़ के बारे में बात करें तो वो फ्लैक्स सीड्स है। अब फ्लैक्स सीड्स में जो ओमेगा 3 पाया जाता है और उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, विटामिन डी भी इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है और थोड़ी मिकदार में आयरन भी है। तो फ्लैक्स सीड्स इटसेल्फ एक बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर जिस तरह से आप उसको चेक कर लें, कुछ दिन 1 और 2 दिन इसको आप चेक कर लें, यानी 1 चुटकी आप लेके देखें, अगर आपको सूट करता है तो फिर आप उसको लें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या उनको सर में दर्द रहने लग जाती है, तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल जो है अपनी टॉलरेंस की बेस पे आप करेंगे, यानी अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो फ़ायदा ये देता है ये सर्दियों में देता है। अच्छा, तो सर्दियों में जो है फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब ये आपने देखना है कि आप
आपको सूट कर भी रहा है कि बिल्कुल नहीं कर फ्लेक्स रहा, सीज तभी के मामले में इसका आपने थोड़ा इस्तेमाल सा करना देखना है। है। बिल्कुल फ्लेक्स सीज के मामले में आपने जरूर ये देखना है कि कहीं ये जो है आपको उल्टा रिएक्ट तो नहीं कर रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं सूट करता, तो इस वजह से इस चीज का इस्तेमाल जो है करने से पहले थोड़े दिन उसको चेक करना है। अगर आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो फिर आप उसको ले सकते हैं। अगर ये नेगेटिवली रिएक्ट कर जाएगा तो फिर इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए? हाँ, ज़्यादातर यही होता है कि सर में दर्द, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कदम जो है वो भारी हो जाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर उनका इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि सर जो है फट जाएगा या बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई है। तो इस वजह से अगर उनको ये महसूस हो कि इस तरह से उनको हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उनका, तो वो इसका इस्तेमाल जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलोवेरा जेल वो बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे अगर आपके घर लगा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो स्किन वगैरह के लिए तो लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जॉइंट की अगर इश्यूज हैं किसी को या मस्कुलर पेन है तो वो सुबह मॉर्निंग में 2 स्पून अगर एलोवेरा जेल के ले निहार मुंह, तो आप 1 हफ्ते में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि आपकी मस्कुलर पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग एलोवेरा वगैरह का इस्तेमाल करें उस वेट रिडक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वजन कम करने के लिए भी एलोवेरा का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप लोग जो है वजन भी कम करना चाह रहे हैं और साथ साथ चाह रहे हैं कि कोई मस्कुलर पेन है तो वो कम हो जाए, तो इसका इस्तेमाल। लेकिन ये एलोवेरा फ्रेश होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ऐसा ही है, यानी जिस तरह से बाहर मिलती है वो कोशिश करें ना लें। वो एक तो वो बॉटल्स में भी तो मिलती है ना, वो वाला इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं, फ्रेश इस्तेमाल करें। जब आप उसको उतारें तो आधा घंटा उसको रख लें, उसके बाद उसको पील करके फिर 2 स्पून उसमें से निकाल के वो इंटेक करें। अब वो डायरेक्ट इंटेक कर लें। डायरेक्ट इंटेक कर लें, आप पानी पी लें उसके बाद बेशक, लेकिन आप यकीन करें आपको बहुत फर्क महसूस होगा। जिनको बहुत ज्यादा जो है शोल्डर्स में पेन रहती है या बहुत ज्यादा उनके जॉइंट्स वगैरह में मसला रहता है, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। मतलब एक तो हम लोग स्किन पे भी लगाते हैं और बहुत से लोग बालों के लिए भी यूज करते हैं, बहुत से टोटके हैं एलोवेरा के भी। तो अब ये आप खाएंगे भी तो आपके मसल्स भी फिट रहेंगे और मजबूत रहेंगे। तो ये एक अच्छी एक और नई चीज जो है हमें आज मिली है, जो निदा हमें बता के जा रही है। इसके अलावा क्या क्या चीजें जो हम खा सकते हैं? अच्छा, अदरक का कावा जो है वो बहुत बेहतरीन है। अब अदरक वैसे भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कहीं सोजिश वगैरह हुई है तो वो भी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अदरक का कावा बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप 3 कप भी पी लेंगे छोटे, तो आपको बिल्कुल भी उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही देगा, खासतौर पे लड़कियों को जिनको पीसीओएस वगैरह के मसले हैं या क्रैम्पिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट के लिए अदरक का कावा बहुत अच्छा है। तो इसके मल्टीपल फायदे। तो जो लोग डायबिटिक है उनको ये मसल पेन बहुत ज्यादा रहती है, शुगर के यानी मरीज हैं और मसल की पेन भी रहती है, तो वो अदरक का कावा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बहुत और ये अदरक का कहवा जो है ये ग्रीन टी के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब बहुत से लोग हैं ना हर खाने के बाद ग्रीन टी भी पीते हैं, तो क्या इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या वो अलग से और ये अलग से? अच्छा, वो अलग से है, लेकिन अदरक का कावा जो है वो खास इसके फायदे अलग हैं। उसके फायदे अलग हैं। अच्छा, ठीक है। तो अदरक का कावा जो है ना खास तौर पे वो एक अलहदा से इसको जो है वो फायदा देगा। ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है अगर आप ऑफन करें तो फिर वो बहुत ज्यादा जो है आपको एक फील आएगी कि मसल पेन जो है वो काफी कम हो गई है। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों का इस्तेमाल तो हम वो काफ़ी कम कर देते हैं। गोश्त वगैरह पे हमारा ध्यान ज़रा ज़्यादा होता है, तो ये साग पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है इसका इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा देगा। ठीक। और आपको बाकायदा महसूस होगा कि आपकी जो है वो पेन्स वगैरह कम हो रही है। और खजूर जो है वो भी बहुत जो है अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है खून की कमी की वजह से कुछ लोगों की मसल की जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो खजूर का इस्तेमाल भी जो है वो बहुत बेहतरीन है। अगर 3 से 4 खजूर वो रोजाना की लें दूध के साथ। और खास तौर पे जब बच्चों की हमने बात की थी तो बच्चों को भी जो है खजूरें हम दे सकते हैं 3 से 4 अगर आप दे दें दूध के साथ, तो वो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और बाकायदा उनके अंदर एनर्जी आएगी। एक बहुत एनेमिक बच्चे जिनको अनीमिया वगैरह का मसला है, खून की कमी हो जाती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़। लेकिन ये फिर किस टाइम, रात को सोने से पहले खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए या सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम? ये आप रात को सोने से पहले ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बाकी दिन में ये है कि ये ज़रा आपको फिर ब्रेकफास्ट कहीं स्किप ना हो जाए या इस तरह से जब आप रात का खाना खा लें फिर सोने से पहले अगर आप 3-4 खजूरें दूध के साथ ले लें तो फिर आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ हल्दी दूध का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत बेहतरीन है। वैसे भी कोई चोट वगैरह लगती है तो माएँ अक्सर दे देती हैं बच्चों को भी, या किसी को भी कोई चोट लगे तो हल्दी दूध जो है वो मिला के अगर इस्तेमाल किया जाए और अगर उसमें चीनी की बजाय शहद डाल दिया जाए
तो पेन्स वगैरह जिनको मस्कुलर होती हैं, जिम के बाद अक्सर लोगों को हो जाते हैं मसले, या कोई चोट वगैरह लगी है, तो उस टाइम पे भी जो है ये हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। लेकिन आजकल जिस तरह गर्मी पड़ी है, इसमें जूसेस का भी इस्तेमाल होता है और मिल्क शेक्स का भी, निदा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये नुक्ता रखता है कि इन शेक्स की वजह से हमारी शायद हड्डियाँ कमज़ोर भी होना शुरू हो जाती हैं। इट्स जस्ट अ मिथ या ऐसा कुछ है? शेक्स की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती, उसमें डाली हुई चीज़ यानी कि चीनी का इस्तेमाल। अच्छा। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा नमक डाल देंगे, तो उसकी जो उसने फ़ायदा आपको देना वो नहीं देगी चीज़ आपको। तो बेसिकली ये क्वांटिटी जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वाइट शुगर जो टेबल शुगर है वो बिल्कुल भी जो है इस्तेमाल ना की जाए। उसकी जगह अगर आप शहद इस्तेमाल कर लें तो वो फ़ायदा दे देगा, वो भी खालिस हो, प्योर फॉर्म में हो। और इसके अलावा अगर आप गुड़ ले लें, शक्कर ले लें, इस तरह की चीज़ ले लें, तो नुकसान आपको कहीं नहीं देगा, क्योंकि उसमें दूध जा रहा है, वो भी आपको कैल्शियम देगा। अगर आप बनाना का बना रहे हैं तो वो उसमें पोटाशियम है, या कोई भी और फ्रूट ले रहे हैं तो फ़ायदा तो उसने आपको देना है। लेकिन मसला तब आता है जब आप चीनी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसकी वो एनर्जी वो नहीं रहती, उसमें वो फ़ायदे नहीं रहते जो आपने उससे लेने होते हैं। तो ये इस वजह से फिर उनको शायद अच्छी तरह से इल्म नहीं होगा कि किस वजह से ये मसला होता है। तो चीनी और जो ऐड ऑन एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जैसे बनाना का आपने जिक्र किया कि इसमें पोटाशियम होता है जो हमारे लिए, तो बड़े भी जो है वो भी दिन में 2 ही बनानाज उन्हें खाने चाहिए? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा उनको पेन है तो वो बनाना 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर एक्सेसिव है तो आप एक दफ़ा डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। अच्छा। समटाइम्स होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से फिर डॉक्टर सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं, तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी ज़रूर आप कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से, डाइटिशियन के मशवरे से ज़रूर पहले उनसे मशवरा कर लें, फिर आप ले सकते हैं। क्योंकि ये है कि समटाइम्स डाइट से जो है वो नहीं हो सकता ठीक, क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे है तो डाइट आपकी बहुत मदद कर सकती है। आप डाइट को भी साथ साथ अपने रखें, लेकिन सप्लीमेंट्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आप जरूर जो है, लेकिन वो फिर किसी से कंसल्ट करके जो है वो करना चाहिए, लेना चाहिए। खुद से नहीं लेने चाहिए। आपको नहीं पता आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी, और आप किसी और चीज़ के सप्लीमेंट्स खा रहे होंगे तो फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा उसका। निदा हमाद क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। निदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप यहाँ पर आई हैं और इतने अच्छे अच्छे टिप्स आप हमें दे के जा रही हैं कि जिसकी वजह से हम अपने मस्कुलर पेन्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इन पर हमने अमल दरामद करना है ताकि हमारे जो छुटकारा हासिल हो सके पट्ठों के दर्द से। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और इस एक शेर ने मुद्दत से जहन में जगह बनाई हुई है। वैसे तो माँ की अजमत से कौन बदनसीब ना वाकिफ होगा। माँ लफ्ज बहुत वसी है, मायने अपने अंदर समोए हुए हैं, और ममता, इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, अज़्म, हौसला, ये सब माँ की खूबियों की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। वरना उसकी खूबियाँ तो उस कदर हैं कि लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे मगर माँ की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। माँ ही वो अजीम हस्ती है जिसके जज्बों और मोहब्बत में गर्ज नहीं पाया जाता। जब औलाद इस दुनिया में आंख खोलती है ना तो उसके लिए ख़ुद को वक्फ कर देती है। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता उसकी ज़रूरत को समझती है और वो पूरा भी करती है। फिर उसे बोलना सिखाती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उंगली पकड़कर चलना भी सिखाती है और हर आवाज़ पर उसकी दौड़ी चली आती है, अपनी बाहों में उसे समेट लेती है और औलाद की खुशी में उससे ज़्यादा खुश होती है और उसके दुख में उससे ज़्यादा दुखी भी सिर्फ माँ ही होती है। उम्र के हर दौर में हम देखते हैं कि वो हमारा साथ देती है और दुआगो भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुआशरे में माँ के लिए ऐसी सपोर्ट मौजूद नहीं है कि वो अपने जज्बात और एहसासात किसी के साथ शेयर कर सके। और उनके पास मॉम गिल्ट, सुसाइटल गिल्ट और हर तरह के जो गिल्ट हैं बस जमा ही होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। मॉम गिल्ट या बतौर माँ एक ऐसा एहसास जुर्म का शिकार रहती है हमारी माएँ कि दुनिया में जब बच्चा आता है और उसको छोड़कर वो नौकरी पे जाती हैं या किसी और काम से जाने वाली जो अक्सर माएँ हैं,
उनको ऐसे एहसासात से रोज़ाना लड़ना पड़ता है और वो ये सोचने पर मजबूर भी हो जाती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ। माँओं को दरपेश मॉम गिल्ट की वजूहात क्या हैं और इस गिल्ट से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर राफिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर राफिया, माँओं के बारे में तो मेरे ख्याल से बात हमें हमेशा ही करनी चाहिए और जितना ज़्यादा उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ये जो मॉम गिल्ट की जो मैं बात कर रही थी, ये एक्चुअली है क्या? किस तरह इसकी हम तशखीस कर सकते हैं और इसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो मॉम्स गिल्ट है या मॉम्स डायलेमा, कुछ लोग इसको एज अ डायलेमा भी लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट लेवल पे प्रिवेल करता है। ठीक है। हमारी अपनी सोसाइटी में देखें तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, हम कहते हैं कि जी औरत घर में बैठे, औरत को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, औरत को काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे माशरे में ये जो गिल्ट होता है औरतों के अंदर, या स्पेसिफिकली जो वर्किंग वुमेन है, ये ज़्यादा गिल्ट उन औरतों में होता है जो अपने बच्चों को, जिनको छोड़ के जो है जॉब्स पे जाना पड़ता है। तो ऐसी जो माशरे होते हैं उनके अंदर वाकई ही ये किसी टाइम इतना सवेयर हो जाता है कि ये डिप्रेशन की फॉर्म भी ले लेता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो औरत होती है या जो माँ होती है ना, वो हर वक्त अपने आप को ब्लेम करती रहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं रहती, मैं बच्चे के स्कूल नहीं जा पाती, मैं उसके छोटे छोटे काम नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें कुछ माशरा भी इनकलकेट करता है हमारी। जी, अब देखें कि आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली, माई मदर, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अभी आई लॉस्ट माई मदर ऑन द 7th। तो वो एक कहते हैं ना 9 to 5 एक नेस्ले में उन्होंने जॉब की एंड शी वॉज अ वर्किंग मॉम। और मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि शी वॉज नॉट साइकोलॉजिकली अवेलेबल फॉर अस। वो जब भी उन्होंने इतना क्वालिटी टाइम हमें दिया और हम उस क्वालिटी टाइम की वजह से जितने भी हम बहन भाई हैं, हम सब माशाल्लाह अपनी जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये कह देना कि कोई परफेक्ट पेरेंटिंग है या परफेक्ट मॉम होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ना किसी तरह की परफेक्ट पेरेंटिंग होती है, कोई परफेक्ट मॉम नहीं हो सकता। अपने आप को ब्लेम करना, तो ये ब्लेम खुद बंदा कम करता है और माशरा आपको ज़्यादा करवाता है कि देखें जी ये कैसी माँ है, ये सुबह चली जाती है, ये आती है तो बच्चा रो रहा होता है, जब बच्चा रो रहा है तो वो गलती माँ की है कि वो दफ्तर बैठी हुई है, हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। जो मैं फोकस करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। देखें कई पेरेंट्स या कई मदर्स बैठी होती हैं और वो टेलीविजन देख रही होती हैं या कोई अपना काम कर रही होती हैं, या विद दिस एडिड टेक्नोलॉजी का जो एक न्यूसेंस है वो अपने फ़ोन पे लगी हैं, बच्चा खेल रहा है सारा। वो लोग कम इस तरह के गिल्ट में जाते हैं बिकॉज पीपल थिंक कि वो फिजिकली प्रेजेंट है तो वो साइकोलॉजिकली प्रेजेंट है। हालांकि एक माँ जो सारा दिन नहीं है, मेरा ख्याल में वो ज़्यादा अपने घर को और अपने टाइम को मैनेज करती है। उसको होता है कि मैं अपने छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहूँ साइकोलॉजिकली। तो ये जो एक गिल्ट हमारा लोग हमें इनकलकेट करते हैं, या हम खुद भी कई दफ़ा ये सोचते हैं ना कि आई ऑट टू बी अ परफेक्ट मदर, आई शुड बी लाइक दिस, मेरा हर टाइम बच्चे के साथ। देखिए हर टाइम बच्चे के साथ अगर आप देंगे तो बच्चे के अंदर बहुत सी ऐसी पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स नहीं डेवलप होंगी। वो इतना डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर कि वो एक दफ़ा रोता है तो आप उसको पकड़ लेते हो, एक दफ़ा कोई चीज़ मांगता है आप उसको दे देते हो, उसकी जो वर्थ होगी उस चीज़ की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। सो जो ख्वातीन आज हमें देख रही हैं उनको इस गिल्ट से निकलना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू बी अवेलेबल 24 आवर्स। आप जितना भी टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं उसको क्वालिटी टाइम दें। ये देखें कि आप अपने पे भी इन्वेस्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में लेके जाते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा मुसल्लत कर लेते हैं एक चीज़ कि आपके पास वो रिजर्वॉयर्स नहीं रहते कि आप अपने बच्चे के साथ उस तरीके से एक खेल सके, टाइम गुजार सके, क्वालिटी टाइम गुजार सके और बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो। द पॉइंट इज़ नॉट दैट यू शुड बी अवेलेबल 24 आवर्स फिजिकली, द पॉइंट इज़ आप इमोशनली उसको स्टेबलाइज करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और अपना जो है टाइम मैनेजमेंट करें। देखिए वर्किंग मॉम्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें। एक आम जो हाउस वाइफ है वो तो चाहे आराम से चाय भी पी सकती है, आराम से नाश्ता भी कर सकती है, लेकिन समबडी हु इज़ वर्किंग लाइक माई सेल्फ, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा अभी भी वही रूटीन पैटर्न है कि बहुत ही टाइम मैनेज्ड है।
पूरे दिन का, जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ शेड्यूल्ड टाइम, तो उसमें यह है कि शायद बहुत सी चीज़ें मुझे कट ऑफ करनी पड़ती हैं, जैसे वॉचिंग लॉन्ग मूवी मैं नहीं देखती, मतलब टाइम नहीं मुझे अब मिलता उस तरीके से। तो इस तरह अपनी जो है, लेकिन अपने पे भी फोकस रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि बच्चों पे ध्यान रहे, एग्जैक्टली, ऊपर से और अगर आप हट जाए। हाँ, नहीं, अगर आपका अपने से फोकस हटेगा ना, तो आप खुद डिप्रेशन में जब जाते हो, देन यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर योर किड्स और एनीबडी एल्स इन द फैमिली। तो अपने पे भी फोकस रखना चाहिए। मी टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ मी टाइम होना चाहिए, कि आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। क्योंकि आपको तो आपके इर्द गिर्द जो एक नैरेटिव चलता है ना, वो यही होता है कि नहीं, बच्चों के साथ टाइम होना चाहिए, बस बच्चे हो गए तो बच्चों के ऊपर फोकस होना चाहिए। हर टाइम जब भी बच्चा जो है, एग्जैक्टली, बच्चा जब भी पुकारे तो माँ फौरन उस टाइम ना वो जीनी की तरह जो है ना अवेलेबल और होना नहीं चाहिए। देखिए, आपका बच्चा अगर आपको बुला रहा है तो आपने जरूरी नहीं है कि हर बात पे उसको रीइंफोर्स करना है या उसको रिस्पॉन्स बैक करना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें उसको आपने अटेंशन नहीं देनी होती। वो बिहेवियर्स, नेगेटिव बिहेवियर अगर कर रहा है तो आपने उसको, हाँ, लेकिन कई दफा ये होता है कि अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस है बच्चे के साथ, जैसे कि आपकी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उस टाइम को फिर आपने वापस आके कैसे बच्चे के साथ करना है और उसको किस तरीके से हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम कैसे स्पेंड करना है। सो यू हैव टू शेड्यूल योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। और अपनी ये टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप ये है कि गिल्ट कम कर सकते हैं। और दूसरों की बातों पे, कि जो लोग आपको फीडबैक दे रहे होते हैं ना कि ये कैसी माँ है, सारा दिन घर नहीं होती, ये वो, उसके ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना होता। लेकिन यही प्रेशर्स तो ज्यादा हमारी माओ को डिस्टर्ब भी रखते हैं कि सोसाइटी के प्रेशर होते हैं, फिर इन लॉज के प्रेशर होते हैं, अपनी भी फैमिली के प्रेशर होते हैं, तो ये सारे प्रेशर मिला के उनके ऊपर एक और ज्यादा गिल्ट बन जाता है। वो ब्लड प्रेशर भी बन जाता है और प्रेशर कुकर भी बन जाता है, लग जाती है। तो फिर इन प्रेशर्स की वजह से भी तो बंदा डिस्टर्ब रहता है हर टाइम। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप अपने आप ये देखें कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट और आप उस किस तरीके से हायरार्की बनाते हैं अपनी चीजों की, कि आपने हर चीज को टाइम देना है। ये नहीं कि आपका एक ही, हम साइकोलॉजी में बात करते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप की, कि आपका फिगर क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा, और वो चेंज होते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज, अगर आप बच्चे पे ही फोकस रखेंगे सारा दिन, तो जाहिर है वो बच्चों की बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं होगी। आप कई दफ़ा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड यू आर ऑल द टाइम ऑन देयर हेड्स, तो वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग में अगर आप एंटर होते हैं, बच्चे को थोड़ा सा लीवरेज भी देते हैं, थोड़ी सी स्पेस भी देते हैं, लेकिन बच्चों में बड़ी प्लास्टिसिटी होती है, बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी मदर ने इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, तो वो उसमें अपनी रूटीन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वर्किंग मदर्स का जो गिल्ट है ना, बेसिकली इट इज़ मोर टू डू विद सोसाइटीज प्रेशर्स और आपकी अपनी फैमिली के, और हमारी ये जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, इसमें अनफॉर्चुनेटली औरत को जो एक कह दिया गया ना कि ये घर में रहे और बाहर ना जाए, एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो बाहर भी कमाए, वो बच्चे को भी देखे, बहुत आप देखें विक्टोरियन स्टाइल अगर आप देखें तो बच्चों का अपब्रिंगिंग का क्या है कि बच्चों को नैनीज के पास छोड़ देना, फिर उसके बाद बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देना। तो उन औरतों में तो ये वर्किंग या जो गिल्ट था, मॉम्स गिल्ट, वो नहीं होता था, क्योंकि उनका माशरा ने उस चीज़ को अडेप्ट किया हुआ था। और अगर अब हम देखें विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता देयर शुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट। अब लोगों को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि 24 आवर्स अवेलेबिलिटी विद योर चाइल्ड इज नॉट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। आपने उसमें किस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को चूज करना है, और कोई परफेक्ट स्टाइल नहीं होता, ठीक है। अगर हम कह दें, हमारी साइकोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जैसे हेलीकॉप्टर हर वक्त आपको देखता रहता है ना, उसी तरह की भी एक पेरेंटिंग है। वो तो वही माँ कर सकती है जो 24 घंटे हो सकती है, मगर दैट इज नॉट इवन अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू फुलफिल योर ओन पर्सनल नीड्स। अपनी नफ्सियात का कैसे ख्याल रखना है, अपने बच्चों का और अपने घर का टाइम कैसे मैनेज करना है, और जो इररेलेवेंट एक्टिविटीज हैं उनसे किस तरह कर्टेल करना है। अगर आप घर आ भी गए हैं एंड यू आर ऑन योर टेलीफोन और आपके 2-2 घंटे लग जाते हैं। बहुत सी वर्किंग वुमेन ऐसी भी है ना कि घर आती हैं, आके वो थकी हुई इतनी होती हैं, ये कहती हैं कि अब हम क्या टाइम दें अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को, तो हम खाना खाएंगे और हम सो जाएंगे। कुछ लेडीज ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं, तो फिर उनमें भी ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, या ऐसे वो लोग इससे
जो है बड़ी उल्ज़िमा होती है? देखिए मेरा ख्याल में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी या तो अपने आप को फोकस रख लेते हैं या जो बच्चों को फोकस, दोनों वेज इट्स नॉट गुड। आपने अपना फोकस डिवाइडेड रखना है, ठीक है, अपने पे भी फोकस रखना है। अच्छा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो लोग स्पेसिफिकली जो लोग बहुत थक जाते हैं ना, बेसिकली वो ख्वातीन वो होती हैं जो कि टाइम मैनेज नहीं प्रॉपरली कर रही होती, या वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं प्रॉपरली कर रही होती, अपने लिए टाइम जो है प्रोडक्टिव टाइम नहीं निकाल रही होती, अपनी साइकोलॉजिकल फैब्रिक के लिए या मी टाइम या अपने लिए जो है वो टाइम उस तरह नहीं दे रही होती। जब आप हर चीज़ में बैलेंस आउट करते हैं ना, अपने लिए भी टाइम प्रॉपर रख रहे हैं, बच्चों के लिए भी रख रहे हैं, फैमिली के लिए भी रख रहे हैं, हस्बैंड के लिए भी रख रहे हैं, तो आई थिंक सो दिस इज जस्ट एन आर्ट। ये एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर ये फैमिली है तो इनको ये पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हर फैमिली का अलग-अलग तरीके हैं। एग्जैक्टली, और हर सोशो इकोनॉमिक क्लास की देयर इज अ वेरिएशन। बिल्कुल कई दफा आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लाइक माय किड्स वर ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो मुझे कभी वो मदर्स गिल्ट नहीं हुआ था, और मुझे था कि मैं अगर आ रही हूँ तो माय किड्स आर बीइंग टेकन केयर बाय देयर ताई अम्मा या जो भी घर में या कजन्स हैं, सारा कुछ है। स्पेसिफिकली जिन घरों के कह लेना कि ओवर्ट और कवर्ट रूल्स डिफाइंड नहीं होते, और कह लें कि कोई प्रॉपर टाइम नहीं है ना खाने का ना उठने का। अब ये अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि लोग आते हैं कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती, तो जब पूछो कि आप सोते कितने बजे हैं तो कहते हैं कि जी हम तो सुबह सोते हैं। तो मतलब जाहिर है आप अगर अपनी खुद लाइफ को ही नहीं मैनेज करेंगे तो फिर तो गिल्ट और तरह के भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको अपनी हेल्थ का भी गिल्ट हो सकता है, फिर आपको और लोगों को टाइम ना देने का, अपने पेरेंट्स को टाइम ना देने का गिल्ट होता है। तो मेरा ख्याल में फोकस हमारा होना चाहिए कि हम कैसे हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, हम बैलेंस्ड लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, हम अपने पे फोकस कर रहे हैं प्रोडक्टिवली, हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं और टाइम भी प्रॉपर दे रहे हैं। ये नहीं कि आप फिजिकली बैठे हुए हैं और आप साइकोलॉजिकली कहीं और और आपका बच्चा जब आपको कोई बात बताता है, क्योंकि अब आजकल देखें कई दफ़ा ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि मदर्स के पास बच्चों ने बात बताई कि जी फलाने बच्चे ने मुझे इस तरह किया और उन्होंने इग्नोर कर दिया, बाद में वो अब्यूज़ का केस निकला, उसकी वजह से भी मदर्स जो हैं वो गिल्ट में चली गई। तो जब आपका बच्चा आपसे कोई इस किस्म की बात कर रहा है, आप उसकी बात सुने, प्रॉपर समझें, आप उसको निगेट ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरैक्ट करें। लेकिन डॉक्टर आफिया, बेबी ब्लूज या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं हमारी मदर्स, तो वो भी इससे रिलेट करता है क्या? बेबी ब्लूज तो ये है कि आपकी यूजुअली ये फर्स्ट जो आपका चाइल्ड होता है उसके फ़ौरन बाद औरतों में स्पेसिफिकली जो यंग बच्चियां हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जेनेटिकली भी होता है, और उसके अंदर ये होता है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, लाइक 2 to 3 वीक्स में सबसाइड होना शुरू हो जाता है। फिर अगर वो लिंगर ऑन करे तो वो फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट कैन लास्ट फॉर अ ईयर और सो अगर इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। और सिवियर फॉर्म जिसमें हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स वगैरह आ जाती हैं, वो फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस में चला जाता है। सो कई दफ़ा ये होता है कि वो गिल्ट उसमें भी होता है, लेकिन दैट गिल्ट इज समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट थिंग। उसमें ये है कि आपको गिल्ट ये होता है कई दफ़ा कि हम बच्चे को जो है प्रॉपरली फीड भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, और जब वो एक्सट्रीम साइकोटिक लेवल पे चला जाता है फिर तो ये गिल्ट की भी एक्सट्रीम फुल ब्लोन फॉर्म आ जाती है। तो ये उसमें गिल्ट जो है उसका लेवल फ़र्क होता है, और सिंपल जो है आपका गिल्ट, मॉम्स गिल्ट, इट इज़ नॉट अ क्लिनिकली डायग्नोस्ड टर्म, ठीक है। तो ये जो मदर्स गिल्ट है या मदर्स डायलेमा है, ये कोई क्लिनिकली डिफाइंड टर्म नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं बेबी ब्लूज की, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की या पोस्टपार्टम साइकोसिस की, दे आर क्लिनिकली डिफाइंड टर्म्स, और उनका इलाज पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर यह है कि कांस्टेंट क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है गिल्ट की वजह से मॉम और बेबी का जो रिलेशन है वो बहुत इफेक्ट हो जाता है। कई दफा मदर्स जो हैं दे डोंट वांट कि वो अपने बच्चे को फीड करें या गोद में उठाएं, तो वो ये होता है कई दफा बहुत ज्यादा वो, क्योंकि इट इज नॉट कि वो जान के कर रही है, उनको खुद ही समझ नहीं आ रही होती ना, क्योंकि उससे पहले उनकी काउंसलिंग ही नहीं होती कि आप इस स्टेज से भी गुजर सकते और हैं, ये डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा था कि क्या रीजन, और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी पे सेगमेंट रखेंगे ताकि हमारी देखने वाली जो माएँ हैं उन्हें पता चल सके कि अच्छा इस तरह की अगर स्टेज आती है तो हमें क्या करना है। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। जनाब, मॉम गिल्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये होता क्या है और किस तरह इसको डायग्नोज किया जा सकता है और इससे किस
तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी भी क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल को उजागर करते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश भी करते हैं और आला हुक्काम तक आवाज भी पहुंचाते हैं। तो लाहौरियों को आजकल सेहत के हवाले से काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब कोरोना की छठी वेव तेजी के साथ फैल रही है, तो दूसरी जानिब एक मर्तबा फिर से डेंगू वायरस सर उठाने लगा है और शहर के बेशतर मकामात पर डेंगू लार्वे की मौजूदगी ने तशवीश में इजाफा भी कर दिया और खदशा अब जाहिर ये किया जा रहा है कि डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसको शुरू में ही अगर कंट्रोल ना किया गया ना, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार का शिकार होते हैं और 20,000 से ज्यादा अफराद इसके बायस हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में डेंगू वायरस फिर क्यों सर उठाने लगा है? डेंगू स्प्रे क्यों बर वक्त नहीं किया जाता? डेंगू से बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, पूरा साल मेरे ख्याल से ये सर्वेलेंस की जाती है और ऐलानात किए जाते हैं कि डेंगू को बर वक्त काबू पा लिया जाएगा इसके ऊपर, या इसके सीजन आने से पहले ही तमाम तर जितने भी इकदाम हैं उसको बुरुए कार लाया जाएगा। लेकिन फिर भी इतने मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है और मानसून सीजन से पहले ही, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल मुनीबा, आज डेंगू को तकरीबन पाकिस्तान में 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। और जब से इसने अपने जो ख़तरात हैं ये लाहक किए हुए हैं। आप ये देखें कि 2011-12 से जब डेंगू आया, तो उस वक्त से लेके अब तक हमारे जो केसेस हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हुए। और एक पीक आती है हर साल से 2 साल के बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा जो पेशेंट हैं, जो शहरी हैं, वो मुतासिर होते हैं। आपने भी देखा कि जो 2021 में जो डेंगू आया वो 2019 के बाद जो 21 में जो डेंगू आया था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। हाँ जी। उसमें हमें जो अमवात थी तकरीबन लाहौर के अंदर 80 से ज़ायद जो अफराद थे ये लुकमा अजल बने सिर्फ डेंगू की वजह से। पंजाब भर में तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद डेंगू वायरस की वजह से जाँ बहक हुए। तो इतने अफराद जब इस जदीद दौर में भी और जदीद आप टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वैक्सीन और दीगर जो ट्रीटमेंट होने के बाद भी इतने अफराद अब सिर्फ डेंगू बुखार से चले जाएँ, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। अभी आप ये देखें कि इस वक्त सारा साल जिस तरह आपने कहा कि सर्विलेंस जारी रहती है, क्योंकि अब तो पहले ये होता था कि जब सीज़न आता था तब डेंगू के लिए जो स्टाफ था वो रखा जाता था। अब सारा साल, चूँकि अब हमें मुख्तलिफ जो वबाएँ हैं उनका सामना है। हाँ जी। ये सिर्फ एक अब डेंगू नहीं रह चुका, अब कोरोना भी है, डेंगू भी है, इसके अलावा पोलियो भी है। और हर 1 से 2 माह के बाद उनकी जो कैंपेन है वो शुरू करनी पड़ती है, और जो अमला है वो सिर्फ यही है जो सारे काम करता है। अब आप ये देखें कि इस वक्त चूँकि डेंगू का जो अफजाइश का जो टाइम है, ये सबसे ज़्यादा जो मौसम टाइम है वो यही है कि जब प्री मानसून की बारिशें होती हैं या मानसून की जो बारिशें होती हैं उसके अंदर जो पानी ठहर जाता है। हाँ जी। उसके बाद फिर इसकी जो अफजाइश है इसमें बहुत तेज़ी से जो इजाफा है ये होना शुरू हो चुका होता है। अब इस वक्त ये डेंगू का सबसे उसका जो फेवरेट जो सीज़न है ये वो ज़्यादा है। अब इस वक्त आप ये देखें हमारी टीमें इस वक्त जाके पोलियो की आज से कैंपेन शुरू हो रही है, उधर काम कर रही हैं। अच्छा। कोरोना पे भी काम कर रही हैं, अब डेंगू पे भी काम ले रही हैं। कई एक मीटिंग्स जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी की और वज़ीर सेहत की और सेक्रेटरी सेहत के साथ मीटिंग्स हो चुके हैं। उनमें से कुछ जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अब डेंगू को हमने साथ ले के चलना है, अब इसको हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने एक टारगेट बना दिया है कि अगर लाहौर के अंदर सपोज एक सीज़न के अंदर अगर 1000 पेशेंट आता है तो इट मीन्स के कंट्रोल में है। अगर 2000 से ऊपर पेशेंट जाता है तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना ये तशवीशनाक। अगर 3000 को क्रॉस करता है तो फिर हम ये कहेंगे कि अब इस वक्त
हंगामी या एमरजेंसी लगानी चाहिए। तो इस किस्म के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये डिस्कस किए गए हैं। अच्छा। तो इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत और जो वज़ीर सेहत हैं और चीफ सेक्रेटरी उनकी जानिब से भी ये फैसला किया गया है कि इस वक्त हमने पंजाब भर में एक डेंगी डे भी रखना है। अच्छा। और डेंगी डे मनाया जाएगा। अच्छा। लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है। उसके हवाले से जो सेमिनार्स हैं, कैंपेन है, ये भी शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट भी की जाएगी। मकसद सिर्फ यही है कि डेंगी के हवाले से लोगों को ख़ुद से बाशऊर किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर डेंगी की एक टीम एक दफ़ा अगर विज़िट करती है, जितनी हमारे पास मसल पावर है इनकी, तो तकरीबन 1 माह या 2 माह के बाद दूसरे घर की एक दफ़ा बारी आती है। तो इस वजह से कि मतलब ये जो टीमें हैं, ये महकमा सेहत है, ये अकेला इस चीज़ को कवर अप नहीं कर सकता। हमने भी ये देखा है कि तकरीबन पिछले 2 माह से ये टीमें जा रही हैं। अच्छा। वहाँ पे घरों में जाके इंस्पेक्शन करती हैं, जहाँ से ये डेंगी लार्वा बरामद होता है उसको पहले नोटिस जारी किए जाते हैं। फिर इसके साथ हमने ये भी देखा कि सरकारी दफातर में, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पे भी बड़ी मिकदार में जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ वहाँ पे जो डेंगी लार्वा है ये बरामद हो रहा है। उसकी वजह ये कि इन इमारतों के अंदर छतों पे कोई नहीं जाता। या जो इनके बैकयार्ड्स होते हैं यहाँ पे कोई नहीं जाता। तो इन जगहों पे और जब पानी खड़ा रहता है, ये डेंगी का पानी अगर 1 से 2 दिन खड़ा रहे ना, तो इसके अंदर इतनी है सकत कि ये फौरी से जो अपनी अफजाइश है, जो लार्वा है, ये इसका बना सकता है। तो इसको सिर्फ चंद घंटे चाहिए अपने लार्वे की अफजाइश के लिए। तो इस वक्त इस वजह से ये इसका जो सबसे जो फेवरेट टाइम है वो चल रहा है। तो इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से एक अच्छा काम ये किया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 2 दिन पहले तमाम जो डिवीजन्स के जो डिप्टी कमिश्नर से उनको सख्ती से हिदायत की है कि तमाम टाउन्स के अंदर अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनको एक टाउन दे दिया गया है। अब लाहौर के जिस तरह 10 टाउन्स हैं, तो वहाँ पे 10 मुख्तलिफ महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं उनको एक टाउन दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो सेक्रेटरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जिसको कैटर किया गया है, दिया गया है डिपार्टमेंट टाउन, वो उसकी जो सर्विलेंस है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, कितने लावा बरामद होता है, टीमों ने क्या किया, वो सारा दिन की रिपोर्ट वो एक सेक्रेटरी को देगा, ताकि लाहौर के अंदर जो 10 मुख्तलिफ टाउन्स हैं वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो काम है ये किया जा सके। अब ये देखें, एक जो है सर्कल बनाया जा रहा है कि ताकि किसी न किसी तरह जो डेंगी को है ये कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है, जो डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, इनकी भी जानिब से यही कहा जा रहा है कि डेंगी का जो साइकिल है इस वक्त ये बन चुका हुआ है। तो इसको ब्रेक करने के लिए अभी देखें हमारे पास अभी इसकी वैक्सीन नहीं है। ये तकरीबन अभी वैक्सीन हमारे पास इस्लामाबाद में NIH में इसके ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं। इसको बनाने के हवाले से जो इक़दाम है वो किए जाने, अभी मुकम्मल तौर पे बनी भी नहीं है। अच्छा। तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक आवाम को सिर्फ चूँकि जो सनसेट होगा या सनराइज़ होगा उस वक्त पूरी जो आस्तीनों के कपड़े हैं ये पहनने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो अब डेंगी स्प्रे के हवाले से भी जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले हम देखते थे जैसे ही डेंगू सीजन आता था उससे पहले फॉगिंग होती थी, स्प्रेस किए जाते थे, अब उस तरह नहीं किए जा रहे हैं। देखिए मुनीबा, इसमें जो रिसर्च की गई है उसमें कहा गया कि आप जितना ज़्यादा आप डेंगी स्प्रे करते हैं ना, उससे जो मच्छर है इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो जब रेजिस्टेंस बिला वजह आप स्प्रे करते जाएंगे, रेजिस्टेंस पैदा होगी, तो फिर मच्छर जो है वो इससे फिर मरेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से अब सिर्फ अब ये 2 तरह के जो स्प्रे हैं ये किए जा रहे हैं। एक IRS स्प्रे है जो कि आउटडोर में किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई पानी मिलता है, मतलब अब 2 दिन पहले रेस कोर्स में पानी मिला, एक थिएटर था वहाँ पे मिला, तो उन्होंने की जानिब से वहाँ पे जो स्प्रे था ये किया गया। अब घरों के अंदर जो मिलता है तो उसमें फिर वो ये कहते हैं उसको बेहतर है कि आप सफाई करवा दें, पानी वहाँ से निकास उसका करवा दें। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर कोई एक स्प्रे आपने मंथ में मैक्सिमम एक दफ़ा करना है। चूँकि इसका जो लार्वा है, जो इसके अंडे हैं, वो चूँकि काफ़ी अरसे तक मौजूद रहते हैं पानी के अंदर, और
तकरीबन 2 हफ्ते के करीब जो इसके जो अंडे हैं ये पानी में रहते हैं। जब तक पानी को रिमूव नहीं किया जाएगा, स्प्रे भी समटाइम उनके ऊपर जो है ये काम नहीं करता जब तक उनके अंडों से वो बाहर नहीं निकलते। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज किया जा रहा है तिबी माहिरीन के ऊपर वो सिर्फ है कि आप सफाई सुथराई करें, और इसके साथ साथ जो इस वक्त चूँकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लावा जो बरामद हो रहा है वो इंडोर जो चीज़ें हैं उनसे हो रहा है, जिसमें वाटर कूलर है। कई लोगों ने अपने घरों के अंदर जो ये पौधे हैं ये रखे हैं, पॉट्स रखे हुए होते हैं उसके अंदर बिल्कुल, जो फ्रिज के पॉट्स हैं उसके अंदर जो पानी है वो खड़ा होता है। तो इन चीज़ों को इस वक्त नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी की छत है, कार कबाड़ है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को जो है ये साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ये तो फिलहाल हम बात करें ना कि घरों में, लेकिन अब जैसे बकरा ईद की आमद है, मवेशी मंडियाँ भी लगी हैं, वहाँ पे भी जब बारिश होता है तो पूरा पानी जमा हो जाता है। वहाँ पर किस तरह फिर ये महकमा सेहत जो है ये इकदाम उठाएगी? देखिए मुनीबा, ये सिर्फ अगर हम मवेशी मंडी की बात करें, हाँ। तो यहाँ पे भी कांगो वायरस के भी खतरात अभी बरकरार हैं, और इसके साथ साथ चूंकि जानवरों के अंदर भी जो एक लंबी स्किन आ गया है, और लंबी स्किन की बीमारी के साथ कोरोना भी अब सर उठा रहा है, फिर ऊपर से डेंगू भी है। तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास तो क्या हम उसको जितना भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि वो तो अपने तय जितना भी काम उनके पास हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन आवाम को इसमें आगाही देने की इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हमारे जो छोटे बच्चे होंगे या जिन्होंने भी मंडी में जाना है, तो उनके लिए फिर डिपेंड करेगा कि मास्क का कितना इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को हाइजीन कितना रख के जाते हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर आपने भी देखा है कि हमेशा पानी जो है ये खड़ा रहता है, और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद ईद से पहले अगर 1-2 बारिशें हो जाती हैं जिस जगहों पे मंडियाँ लगी होंगी, तो वहाँ पे तो पानी ख़त्म करना फिर तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जानवर और जो व्यापारी है उनका तो फेवरेट ही होता है कि बारिश हो, थोड़ा सा इस तरह का हो तो उनका ये फेवरेट होता है। तो इस वजह से अब वहाँ पे ऐसे जो स्पोर्ट हैं इंडोर जो आउटडोर हैं, वहाँ पे तो ये स्प्रे हैं एक दफ़ा तो किया जा सकता है, क्योंकि इशू ये है कि ज़्यादा स्प्रे करने की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, और कुछ लोगों का ये भी कहा जा रहा है कि स्प्रे करने की वजह से जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको स्किन की बीमारियां हैं या जिनको अस्थमा का इशू है, उनके लिए ये बहुत जो ख़तरनाक है ये हो सकता है। तो इस वजह से घरों के अंदर भी जिन लोगों ने स्प्रे करवाने हैं तो उनको चाहिए फिर एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखिए, अपनी विंडो खोल दें ताकि वेंटिलेशन होती रहे, और जो केमिकल है जहरीले वो जो है किसी तरह सस्टेन ना कर सके, और ना ही ये जो है इनहेल कोई ह्यूमन उसको कर सके ताकि उसकी बॉडी पे इसका इफेक्ट आए। लेकिन मुझे बताइए कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है बिलाल? रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? देखो उन्हीं में आजकल जो पेशेंट है ये तो कंट्रोल में है। अच्छा। चूँकि इस वक्त जो पेशेंट है लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 15 के करीब जो मरीज़ है डेंगू के, वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, और लेकिन जो पेशेंट जो सामने आ रहे हैं वो चूँकि माइनर से हैं, बुखार की कैफियत में है, तो वो फिर घरों में ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका जब सीज़न आएगा तो चूँकि अभी हमारे पास तकरीबन जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3 जो मंथ हैं ये गिने जाते हैं कि ये इसके हवाले से जो है पेशेंट्स की रेशो के हवाले से भी ये जो ख़तरनाक है ये साबित हो सकते हैं। तो इस हवाले से फिर अभी तो चूँकि कोरोना भी है और डेंगू है, उस तरह डेंगू वार्ड नहीं बनाई गई जिस तरह बनानी चाहिए थी। डेंगू काउंटर भी गैर फ़ाल है, उस तरह एक्टिव नहीं है, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो पेशेंट्स बुखार के साथ जा रहा है उसका जो CBC है वो नहीं किया जा रहा। अभी मेरा ख्याल है जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके अंदर भी पिछले साल 2021 में तो ये इस पे इम्प्लीमेंट करवा दिया गया था कि 90 रुपये के अंदर आप अपना जो CBC का जो टेस्ट है इनकम्प्लीट नहीं वो आप करवा सकते हैं, जिसमें ये पता चल सकता है कि आपके प्लेटलेट्स कितने हैं। तो अभी वो भी अभी तक गैर फ़ाल है। तो उसकी वजह से ये है कि अभी चूँकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस तरह हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, लेकिन अभी जो इस वक्त जो सीज़न चल रहा है वो यही है प्रिकॉशनरी मेजर्स का कि आप कितनी एहतियाती तदबीर लें। अपने दर्जे के मुताबिक या अपनी कुव्वत के मुताबिक तो इकदाम उठा रही है, लेकिन हमें भी अपनी जो जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। मुझे बताइए, दूसरी तरफ कोरोना का जो खतरा है वो भी हमारे सरों पर मंडला रहा है, छठी लहर का खतरा जाहिर किया जा रहा है, तो इसके भी केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है बिलाल? बिल्कुल, आज भी लाहौर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो 55 जो नए केसेस हैं
ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर के अंदर तकरीबन जो 69 जो नए केसेस हैं ये सामने आए हैं। अब ये देखें, एक सडन इसकी रेज आई है कोरोना वायरस की। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक तो ये कोरोना के पेशेंट थे ही नहीं, लेकिन यकजक इसका जिस तरह मौसम में तब्दीली आना शुरू हुई है प्री मानसून की बारिशों के बाद, तो एक दफ़ा फिर इसके जो वायरस है, जो वबा है, उसमें भी इजाफा जो है ये देखने में आ रहा है। अब इसमें भी सिर्फ एक ही इस चीज़ का हल है कि ऐसे अफराद जिनकी बूस्टर डोज रह चुकी है, चूँकि कई ऐसे एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़ायद जो लोग हैं पंजाब में, उन्होंने अपनी जो डोज हैं वैक्सीन की 2 डोज वो मुकम्मल करवा ली हैं। और तकरीबन उसके बाद फिर 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज कंप्लीट करवाई है। फिर उसमें से तकरीबन कोई 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पे जो दूसरी डोज है ये मुकम्मल करवाई है। अभी जितने भी बीमार अफराद हैं 50 साल से ज़ायद या जो ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं, अब उनके लिए इस वजह से ज़्यादा अहम है कि अगर उनकी फर्स्ट डोज बूस्टर डोज रहती है या सेकंड बूस्टर डोज रहती है, अगर वो लगवा लेंगे तो फिर उनको इसके जो खदशात हैं ये कम होंगे। जो कि इस वक्त भी लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें 90% पेशेंट वो है जिनकी जानिब से वैक्सीन ही नहीं करवाई गई, वैक्सीन ही नहीं लगाई गई है। तो इस हवाले से भी जनाब हमें SOPs का ख्याल रखना है। अपने बूस्टर डोज अगर जिन्होंने नहीं लगवाई है या लगाए हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं, तो वो दोबारा जाकर किसी भी सेंटर से अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। खुदारा इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें ताकि हम डेंगू, कोरोना, पोलियो और बाकी जितने भी वायरसेस हैं उनसे मुकाबला कर सके और इन पर काबू पाया जा सके। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हम जनाब चैंपियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज आज से भारत में हो चुका है और कौमी साइकिलिस्ट ज़हूर अहमद पहली रेस के दौरान गिरकर जख्मी हुए और ज़हूर अहमद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सेक्रेटरी जनरल पंजाब साइकिलिंग फेडरेशन मौज़म खान का कहना है कि हमें भारत के लिए 2 रोज पहले वीज़े जारी किए गए जिससे खिलाड़ी खुद को ट्रैक से आदी नहीं कर पाए। ऑब्वियसली हमें वो ट्रैक की समझ ही नहीं आएगी तो बच्चे कैसे उस पर कर पाएंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि साइकिलिंग की जो जनाब फ्यूचर है वो हमारे पाकिस्तान में क्या है, किस तरह मजीद इकदामात इस पे कर पाएंगे। और इंडिया में जो ये चैंपियनशिप खेली जा रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, वापस आ चुके हैं हमारे जितने भी वहाँ पर खिलाड़ी गए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अभी भी बात करना, उनके ऊपर उनके हवाले से काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं साइकिलिंग फेडरेशन के मौज़म खान साहब मौजूद हैं और उनके साथ आकिब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि नेशनल साइकिलिस्ट हैं। मौज़म साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और आकिब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आकिब आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आकिब मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल रही वहाँ पर कंपटीशन में, सारी चीज़ें सबसे पहले तो हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा अपने वेलोड्रोम से। हमारा जो ट्रैक बना हुआ है वो कंक्रीट का है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो भी 333 मीटर्स हैं। तो कर्व्स वगैरह और उनके हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल वेलोड्रोम को देखें, साइकिलिंग ट्रैक जिसे कहा जाता है, अच्छा। तो उसके अंदर और हमारे वाले के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वुडन ट्रैक्स हैं, इंडोर हैं, उनके अंदर चिलर्स वगैरह सब कुछ लगे होते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं वो ओपन एयर के अंदर होता है, आपको टेम्परेचर अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डैमेज हुआ हुआ है, 1975 समथिंग में वो बना था, तो वो अभी तक उसी हालत में है। मतलब उसके ऊपर बारिश जो भी वेदर कंडीशंस हैं वो अफेक्ट कर रही हैं उसको, तो उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। जो राइडर्स हैं वो समटाइम्स वो खुद रिपेयर कर देते हैं, जहाँ पे खड्डा बन गया तो हम पैसे इकट्ठे किए, सीमेंट लगा दिया। फेडरेशंस, एसोसिएशंस बहुत कोशिश करती हैं कि यार ये हमारे लिए स्पेशली राइडर्स के लिए कोई मसला ना बन सके, बट यही है कि अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो फिर हम उसके ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रैक्स के साथ या राइडर्स के साथ या उनकी फैसिलिटीज़ के साथ हम कंपेयर करें तो हम अभी 50% पे भी नहीं है, बेशक, क्योंकि वहाँ पे वेलोड्रोम की बनावट, उसकी कंडीशंस, उसका एटमॉस्फेयर
सब चीज़ें जो है हमसे बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर अगर हमने ट्रेनिंग की होती तो जैसे कि ज़हूर गिरा है वहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन ना होती। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें थोड़ा सा पहले वीज़ा मिल जाता। वीज़ा भी हमें ऐसे टाइम पे मिला, हम सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे और 9 बजे हमने कंपटीशन खेला है जाकर। तो टाइम ही नहीं मिला कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते। एग्जैक्टली, तो वो जाहिर सी बात है, सफ़र भी था, डिहाइड्रेशन और वो सब चीज़ें डिस्टर्ब थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। यही है कि हम एशिया में अभी फ़िलहाल अगर हमने मेडल लेना है तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि राइडर्स के लिए वेलोड्रोम बनाया जाए, या उसको मतलब उसको प्रॉपरली हमारे लिए बनाएंगे तो हम एशिया में मेडल लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो मेहनत हम ऑब्वियसली ज़्यादा करते हैं। तो अगर हमारे लिए फैसिलिटीज़ होंगी, कैंप्स होंगे, हमारे ट्रैक को मेंटेन किया जाएगा, उस लेवल की साइकिल्स होंगी, इक्विपमेंट होगा, तो हम भी एशिया में मेडल ले सकते हैं। आगे अभी आपकी कौन सी पोजीशन आई है? मैंने इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में 9th पोजीशन ली है। अच्छा जी। तो जो हमारा टीम स्प्रिंट का इवेंट था उसमें भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट ये है कि हम पाकिस्तान के लेवल को अगर देखा जाए तो हम उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम नेशनल में गोल्ड जीत सकते हैं, बट अगर उसको आप एशिया के साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो सारा इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी डाइट चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, तो जो हमारे पास नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सहूलियात का फुकदान है कि हम लोग अभी भी पीछे हैं। मौज़म साहब, आप क्या कहेंगे ये सारे सिनेरियो पे कि हम वहाँ पर पहुँचे, ज़रूर एशिया चैम्पियनशिप उधर गए, हम लोग कम्पीट करने गए और हमारे हौसले बहुत बुलंद थे, हमें इतना तो हमारे खिलाड़ियों पे फ़ख्र है कि हौसले बुलंद थे उनके, और उनको था कि हम कम्पीट करके आएंगे। कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक गलती होगी, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन ये जो इन द बैकग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं, एक ट्रैक का मसला है, यहाँ पर कुछ और है, जब इंटरनेशनली हम जाते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड्स कुछ और है, उनको मीट नहीं कर पा रहे, तो ये तो मसले आते रहेंगे, फिर इसका हल क्या है? देखिए, अगर तो हल जो है ना, अगर तो हम ये एक चीज़ होती है कि पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन से हमें ये होता है कि एशिया में जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं उनका वहाँ पे झंडा जो है उसके अंदर मौजूद होता है उस वेन्यू में। हाँ जी। अगर हम नहीं जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा झंडा वहाँ पे उस वेन्यू पे मौजूद नहीं होगा। नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टिसिपेट करना और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे मौजूद होना, ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ आती है कि क्या हम मेडल की पोजीशन में आ सकते हैं? यस इंडीड। अगर देखा जाए तो 10 साल पहले इंडिया हमसे पीछे था साइकिलिंग में। अच्छा। 10 साल पहले उन्होंने एक सफ़र शुरू किया। अच्छा। ठीक है, जर्नी शुरू की, और उस जर्नी में आज वो जो है हर इवेंट में सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने गोल्ड मेडल फिर भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल कर पाए। तो ये एक ऐसी जर्नी है कि जो उन्होंने स्टार्ट की, और आज अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर जो काम करने वाला था वो उन्होंने किया, और वो क्या था, जो बेसिक नीड है खिलाड़ियों की, हाँ जी, वो प्रोवाइड की। और बेसिक नीड क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि उनको, खिलाड़ियों को 500 साइकिल्स इंटरनेशनल लेवल की, अच्छा, लड़कों को प्रोवाइड की गई। ठीक है, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स, ओके, आप उसकी भरमार है उनके पास। हमारे बच्चे जो है वो रात को अक्सर ट्यूबलेस टायर को रिपेयर करके अगले दिन की तैयारी कर रहे होते थे। स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज होती थी। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वहां पे 14 वुडन वेलोड्रोम उन्होंने इन 10 साल में बनाए हैं। हाँ, जबकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं मौजूद है। एक भी नहीं है। और बनने के करीब हम पहुंचते हैं, अच्छा, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। मतलब इस तरह की बात होती है हाँ कि जी, हम बनाएंगे। हाँ जी। अच्छा, तो जब बनाने के करीब पहुंचते हैं हाँ, तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। फिर जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसकी फिर दोबारा से वो फिर वो काम जो है वो फिर दोबारा से पेंडिंग में चला जाता है। ठीक है। मैं इसलिए जो है वो, जैसे आकिब ने कहा कि हमें अगर पहले वीजे मिल जाते, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे अंदर एक कमजोरी है, और वो कमजोरी क्या है कि हमारे पास वुडन ट्रैक नहीं है, और वहां पे चैंपियनशिप वुडन पे हो रही है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। तो हर मुल्क की एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है।
अब ये तो कभी भी नहीं वो कर सकते ना कि जी हमें 10 दिन पहले वीजे दे दें, हम वहां पे जाएं, ट्रेनिंग करें और वहां से उनको जीत के हम आ जाएं। ये तो कभी नहीं करेंगे। इसलिए जो है ये हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो हर मुल्क अपनी जो है वो अपने आप को तरजीह देता है, अपने मुल्क को तरजीह देता है। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि उनको ब्लेम करना, ये उन्होंने अपने आप को तरजीह दी है, ये उनका राइट है। हाँ। और बहुत सारे मुल्क जो है वो जब हम पहुंचे हैं वो भी तभी पहुंचे हैं। मतलब हो सकता है वो 4 घंटे पहले पहुंच गए हों, लेकिन उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो जितने भी कंट्रीज हैं वो वुडन ट्रैक पे ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी उस चीज को जो है वो cater यूज्ड कर टू रही हैं। हाँ, ठीक है, जब वो बिल्कुल, यूज्ड टू बिल्कुल। हैं उनके खिलाड़ी को, और वो उनके खिलाड़ी ऐसे ही है कि एक दिन पहले आते हैं, हाँ जी, अगले दिन उनका इवेंट है, उसने इवेंट लगाया, पोजीशन ली और अगले दिन वो ट्रैवल करके चले कहीं और गए। चला जाता है। इसी तरह इंडिया के खिलाड़ी जो हैं इस वक्त उनकी 3 टीमें डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेनिंग कर रही हैं, फ्रांस में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो यही है, उनका खिलाड़ी वहां से ट्रैवल करके आया है, उसने इवेंट लगाया, मेडल लिया है और उसके बाद अगली फ्लाइट पे वापस ट्रेनिंग के लिए वापस चला तो गया। फिर क्या आपको क्या लगता है मौजम साहब, क्यों नहीं इस पे तवज्जो दी जाती है? अगर इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं स्पोर्ट्स पे अगर तवज्जो दी जाए तो हमारा पाकिस्तान आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जैसे साइकिलिंग है ना, हाँ जी, अगर ओलंपिक्स में जाएं या एशियन में जाएं तो इसकी 20 कैटेगरीज हैं। 20 कैटेगरी, अगर हम चाहें ना तो हम 20 गोल्ड मेडल इसके अंदर जीत सकते हैं, टैलेंट बहुत है जो कि या एथलेटिक है जिसके हाँ जी। अंदर हम मल्टीपल मेडल्स उठा सकते जी, हैं। जी। इसी तरह साइकिलिंग है जिसके अंदर रोड्स है, उसके अंदर ट्रैक है, मल्टीपल जो है वो उसके अंदर मेडल हम उठा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब तक हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और लड़कों के कैंप्स, और वहां पे कैंप जो है वो 1 माह 2 माह का नहीं होता, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। बेशक, ठीक है, क्योंकि अगर खिलाड़ी अगर 1 माह ट्रेनिंग ना करे ना तो वो 3 माह पीछे चला जाता है। लिहाजा उसको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट द ईयर उसको अपने आप को फिट रखना पड़ता साइकिल है। में रहना पड़ता है। हाँ, उस ट्रेनिंग के साइकिल ठीक है, में, बिल्कुल। हाँ, वो बेसिक ट्रेनिंग जो उसकी है वो करेगा। 2 माह पहले इवेंट से फिर वो उस इवेंट के मुताबिक अपने आप को तैयार अपने करना आप को शुरू। तैयार करना, बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। सुपर फिट करेगा। हाँ। अब फिट कर लिया हुआ है, अब उसने अपने आप को फिट। सुपर फिट करना है, ताकि वहां जाके कोई मसला ना आए। वहाँ तो जाके- मुझे आके आप बताइए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी इस कंपटीशन के लिए? जैसे सर कह रहे थे कि पहले पूरा साल ही एक ट्रेनिंग के आप कह लें कि उस सर्कल में रहते हैं, लेकिन इस तरह की जब चैंपियनशिप्स आती हैं तो किस ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है फिर? हम वैसे तो करियर बनाने के लिए सारा साल ही मेहनत करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी टीम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ताकि इंटरनेशनली मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन जो इस कंपटीशन के लिए हमने इंतहाई शदीद कंडीशंस के अंदर ट्रेनिंग की है। रमज़ान में हम रोज़े भी रखते रहे हैं, साथ में रात को ट्रेनिंग करते रहे हैं, लेट नाइट ट्रेनिंग्स होती थी और गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती थी। लेकिन यही है कि अगर फैसिलिटीज़ उस तरह की होती, ट्रैक उस तरह का होता, जिस हीट में हमने ट्रेनिंग की उस हीट में ना करते, तो पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि अगर हम वहाँ पर जैसे कि साइकिलिंग है वो माइक्रो सेकंड्स और सेकंड्स के अंदर फाइट होती है हमारी, अच्छा, तो चंद सेकंड हम बेहतर हो सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली उस लेवल की ट्रेनिंग के लिए हमें प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, जिसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तो खिलाड़ी अपनी बिहाफ पे या फेडरेशंस या एसोसिएशंस अपनी बिहाफ पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यही है कि जो ट्रेनिंग हमने की है वो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त थी। जो साल पूरा करते हैं उससे बहुत हटके होती है। जब भी हमारे कैंप्स लगते हैं तो उसके अंदर कोचेस जो हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि अब इस खिलाड़ी की बेस्ट परफॉर्मेंस हम यहाँ पर चेक करें ताकि वहाँ जाके इसकी इससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो। तो अच्छी तरह से हमें उन्होंने धुलाई करके ट्रेनिंग करवाई है। अच्छा। और माशाल्लाह से फिर भी हमने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस फिर भी आपने बेस्ट दिया, बेशक ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर, अगर मैं इसका पूछूं साइकिलिंग का, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में या 5 साल में, अगले या अगले 10 साल में इसी चीज़ की उम्मीद है, या आपको लगता है कि इसके साथ और बेहतर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बाकी फैसिलिटीज़ के हवाले से?
देखें, कोई भी राइडर जब कोई भी स्पोर्ट्स शुरू करता है या कोई भी बच्चा अगर किसी को देखता है कि यार ये बंदा सक्सेसफुल है, हाँ। तो उसको देखकर अक्सर लोग उस रास्ते को चूज कर लेते हैं कि मैंने अगर बिजनेसमैन बनना है, हाँ। या मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। इसी तरह हमने भी किसी राइडर को देखकर उससे इंस्पायर होकर साइकिलिंग स्टार्ट की। हमें भी शौक था और वो इंटरनली एक बंदे के अंदर उसकी जीन में होता है कि वो उस स्पोर्ट्स के अंदर कामयाब हो सकता है। हर बंदा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता और हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ऐसे तो यही है कि जब आगे आप किसी राइडर को सक्सेसफुल देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। करंटली अगर मैं बात करूं, जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर से राइडर्स को निकाल दिया गया, जैसे मोहसिन खान हैं, उनको डिपार्टमेंट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए, उनकी सैलरीज बंद हुई हुई हैं। अगर तो डिपार्टमेंट्स ख़त्म होंगे तो आने वाले वक्त में जो हमें राइडर्स देख रहे हैं वो भी देख के छोड़ देंगे कि या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल में मेडल्स ले रहे हैं, उसके बावजूद इनका कोई करियर नहीं है, तो हम करके क्या करेंगे। तो अगर इसको इम्प्रूव ना किया गया तो जो आने वाली यूथ है वो तो स्पोर्ट्स से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके ऊपर फौरन जो है वो कोई ना कोई वर्क किया जाए, जिस तरह डिपार्टमेंट से उनको बहाल किया जाए, प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा जिसके अंदर टैलेंट ना हो। वो साइकिलिंग, फुटबॉल, किसी भी गेम के अंदर आप देखें, वहाँ पर हम इंटरनेशनली ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन, साउथ एशियन, इन सब में हम मेडल ला सकते हैं। तो ये बात यही है कि हम एशियंस के अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है, हाँ। या मेहनती ज़्यादा होते हैं शायद। तो अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी मेडल ला सकते हैं। बेशक, ज़रूर, इंशाल्लाह। लेकिन मज़न, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फेडरेशंस अपने हिसाब से काम कर रही होती हैं, एसोसिएशंस भी फैसिलिटेट कर रही होती हैं हमारे खिलाड़ियों को, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हुकूमत से जाके बात करने की कोशिश की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन इनके साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं? बिल्कुल, जो है वो गाहे बगाहे जो है वो हम इस अच्छा। चीज़ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट तक जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करते हैं तो वहाँ के इदारे जो होते हैं वो कह देते हैं कि जी हमारे पास ग्रांट नहीं है, हम अच्छा। मुल्क की हालात जो है वो अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, फंड्स की कमी है और इस तरह की जो चीज़ें जो है उसका जो है वो बता देते हैं। या कई दफ़ा जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल लास्ट गवर्नमेंट में ये आलमोस्ट अप्रूव हो गया था। अच्छा। लेकिन जब जैसे ही इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने की बारी आई, गवर्नमेंट एकदम से चेंज हो गई और वो मामला फिर खटाई में पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए, ये लॉन्गर बुनियादों पे होनी चाहिए। इसके लिए जो है वो हमें कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए पॉलिसी बना के हम मेडल नहीं ला सकते हैं। हम शिरकत तो कर सकते हैं लेकिन मेडल नहीं ला। मेडल लाने के लिए हमें जो है वो स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते वक्त ये झिझके ना कि शायद हमारी उस तरह की प्रैक्टिस है नहीं है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए खुदारा इस हवाले से इकदाम करने की हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर हुकूमती सतह पर कोई हमें सुन रहा है तो जनाब इनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें। हमारे साथ मौज़म खान साहब मौजूद है। मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, और आकिब भी हमारे साथ मौजूद है। आकिब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब अच्छा ही हो हमारे लिए और इस पाकिस्तान के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, मुझे अब आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।